एसएस की व्हाट्सएप क्लास में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा 6 चैप्टर शुरू करेंगे जो है मरुस्थल गर्म रेत की भूमि। इसमें हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की जलवायु कैसे होती है, किस तरह की वहाँ पर वेशभूषा है, किस तरह लोग अपना जीवन जीते हैं, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर ध्यान से सुनेगा। लेसन शुरू करते हैं। मरुस्थल दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। मरुस्थल वह स्थान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है तथा बहुत कम जीव जंतु तथा पौधे होते हैं। सामान्यतः वहाँ की जलवायु वर्ष भर गर्म तथा सूखी होती है। मरुस्थल विभिन्न प्रकार के होते हैं। भूमध्य रेखा के 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण के बीच में पाए जाते हैं। ये देखिए बेटा, ये है हमारी भूमध्य रेखा। इसके ऊपर और नीचे यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये जो पिंक वाला पार्ट है ये सारा मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल है। यहाँ पर जो है ये सहारा मरुस्थल है, ये अटाकामा मरुस्थल है, कोलोराडो मरुस्थल है और ये ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है और ये कालाहारी मरुस्थल है। ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। वे दक्षिण के बीच में पाए जाने 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण के बीच पाए जाने वाले मरुस्थल गर्म होते हैं। वे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के समीप होते हैं। अफ्रीका में सहारा तथा कालाहारी विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। एशिया में थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा तथा मैक्सिको में मैक्सिकन मरुस्थल हैं। गर्म मरुस्थलों के अतिरिक्त शीतोष्ण मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जैसे गोबी मरुस्थल। ठंडे मरुस्थल ध्रुवों तथा आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसे रूस में टुंड्रा। केंद्रीय एशिया के ठंडे मरुस्थलों में उष्ण जलवायु के साथ गर्मियों के दिनों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दियों के दिन में अत्यधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि वे ऊंचे अक्षांश रेखाओं पर तथा समुद्र से बहुत दूर होते हैं। आगे सुनिए बेटा। मरुस्थल वायु पेटी द्वारा समुद्र से वर्षा भरी हवाओं के स्थान पर स्थल से सूखी हवाओं को लाने के कारण बनते हैं। ये वनोन्मूलन से ऊपरी मिट्टी के नष्ट होने के कारण भी बनते हैं, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। सभी मरुस्थल प्रायद्वीप के पश्चिमी ओर स्थित हैं। उसके बाद है जलवायु। ये थे बेटा मरुस्थल के प्रकार। उसके बाद है जलवायु। मरुस्थल के आकाश की एक विशेषता यह है कि यहाँ बादल नहीं होते अतः दिन के समय में मरुस्थल का ताप तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार रात के समय आकाश साफ होने से यह ठंडा भी तेजी से हो जाता है, अतः मौसम अपने चरम पर होता है। वास्तव में गर्म मरुस्थलों का तापमान विश्व में सबसे अधिक होता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। धूल भरी आंधियाँ तेजी से चलती हैं, परंतु रात के समय तापमान तेजी से गिर जाता है तथा 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। मरुस्थलों की दूसरी सामान्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अटाकामा जैसे कुछ मरुस्थलों में कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। पेड़ पौधों का जीवन। तो बेटा मरुस्थल में दिन भर गर्मी रहती है। आसमान में बादल नहीं होते, इसलिए दिन में गर्मी ज़्यादा होती है। 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन रात में उतने ही ये ठंडे भी होते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं ये हम पढ़ते हैं। मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पति उच्चतम जलवायु तथा वर्षा के जल की कमी को रोकने के अनुकूल बनाती है। वृक्षों तथा झाड़ियों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, जो जल की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। पत्तियां वह भाग है जिसके द्वारा पौधा
जल छोड़ता है। इसी प्रकार अधिकतर पौधों में पत्तियां नहीं होती तथा इसके स्थान पर जल को वाष्पित होने से रोकने के लिए मोटी चिपचिपी परत या कांटे होते हैं। कभी कभी इनकी पत्तियां कांटों के समान होती है जो उन्हें जीव जंतुओं से बचाते हैं। इनका तना मोटा व मांसल होता है तथा पौधे के लिए जल एकत्र करता है। मरुस्थलों में अधिकतर छोटी पत्तियों वाली तथा कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागफनी, बबूल का वृक्ष, सुकुलेंट और बोबाब आदि कुछ वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। बोबाब वृक्ष को बोतल वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है तथा यह अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल तथा ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थलों में पाया जाता है। इस वृक्ष का तना पीपे के समान होता है। जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है यह खोखला हो जाता है। खोखले तने में जल एकत्र किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक वृक्ष का तना 1000 लीटर से अधिक जल एकत्र कर सकता है। तो ये थी बेटा यहाँ के वनस्पतियों की विशेषताएं। जो वनस्पति पौधे होते हैं बेटा उनकी पत्तियां नहीं के बराबर होती हैं और अगर होती भी हैं तो वो मोटी और कांटेदार होती है ताकि वो कम से कम जल वाष्प कर सकें, यानी जल वाष्प को रोका जा सके। जीव जंतुओं का जीवन। अब यहाँ पर जीव जंतु किस प्रकार कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। मरुस्थलों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा कीट पतंगे पाए जाते हैं। ऊंट यहाँ पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी पशु है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये देखिए बेटा, ये है ऊंट, आप सबने देखा होगा। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे मरुस्थल के कठिन जीवन में जीवित रहने के लिए सहायता करती हैं। यह अपने पेट की खाल में जल एकत्र कर सकता है तथा इस प्रकार कई दिनों तक बिना जल के जीवित रह सकता है। ऊंट के मोटे गद्दीदार पैरों के साथ लंबी लंबी टांगें होती है जो उसे रेत में चलने में सहायता करती है। इसकी आंखों की पलकें उसके आंखों को धूल से बचाती है। इसके छोटे कान तथा नथुने भी उसके अंदर रेत प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके अलावा जंगली जीव लकड़बग्गा, लोमड़ी, जरबुआ, कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी आदि भी यहाँ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीव जंतु गर्मी से बचने के लिए दिन के समय सोते हैं और रात के समय बाहर आते हैं। ये है यहाँ के प्रमुख जीव जंतु। उसके बाद है जनजीवन। मरुस्थल के लोगों का जीवन बहुत कठिन है तथा यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। वे अधिकतर किसान होते हैं। पशुपालन, व्यापार, कृषि तथा खनन यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। कुछ लोग बकरियों, भेड़ों, ऊँटों और घोड़ों के समूह रखते हैं, परंतु मवेशियों के लिए भोजन और जल की कमी के कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए मजबूर होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपना सामान साथ ले जाते हैं। इन्हें बंजारे कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका के बद्दू तथा दक्षिणी सहारा के तुर्गेस इसी प्रकार के जीवन जीते हैं। ये बद्दू और तुर्गेस बेटा जनजातियाँ हैं यहाँ की। एक बद्दू का तंबू लकड़ी या ऊँट की खाल से बनाया जाता है क्योंकि इसे मरुधान की तलाश में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये देखिए बेटा, ये बकरी की खाल का तंबू है। मरुस्थल में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें झील के रूप में जल भरा होता है। ये देखिए, इसे मरुधान कहते हैं। इसके चारों ओर खजूर व ताड़ के वृक्ष तथा दूसरे मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं। जनजीवन अधिकतर मरुधानों के चारों ओर केंद्रित रहता है। व्यवसायी और व्यापारी अपने सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। कंबल, चटाई, कालीन, खजूर तथा भोज्य पदार्थों की मांग रहती है। वर्तमान में ऊँट का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके स्थान पर वैन तथा जीप आ गई है। मरुधानों में नदियों के समीप कृषि की जाती है। सर्दियों में गेहूं, जौ, फली और मसूर आदि उगाए जाते हैं, जबकि गर्मियों में चावल, मक्का और बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। खजूर मरुस्थलों में पाए जाने वाला सबसे सामान्य वृक्ष है जो मरुस्थलीय निवासियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। फलों के बीज मवेशियों को खिलाए जाते हैं तथा
तने को रस्सी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खनन भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लौह अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सारा मरुस्थल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तांबा तथा नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल में पाए जाते हैं। इराक, ईरान, सऊदी अरब तथा कुवैत में पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टूडेंट, ये था हमारा जो है मरुस्थलीय मरुस्थल गर्म रेत की भूमि चैप्टर, जिसमें हमने मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित है विश्व में, वहाँ की जलवायु कैसी है, पेड़ पौधों कैसे हैं, किस प्रकार के वहाँ जीव जंतु होते हैं, लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो कल डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसके बुक वर्क की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन आंसर हम इसके कल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।